हेलो दोस्तों, जीके एडुकेट पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन। यानी भारत में जो यूरोपीय कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां आई, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और भारत एवं यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल का रहने वाला था और ये 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से ये निकलता है अपना जहाज का बेड़ा लेकर के। और जब ये निकल रहा था तब इसको ये पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। ये समुद्र मार्ग से निकलता है और भटकते 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 वो क्या करता है, आते आते वो भारत के तट पर पहुंचता है 17 मई 1498 को। और जहां पहुंचता है वो जगह का नाम है कालीकट। तो यहां पहुंचता है और इस प्रकार ये यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है। सबसे पहले से पता चला कि हम कैसे कैसे आए हैं, तो भारत आ गए। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। और ये जब यात्रा कर रहा था तो उस समय वास्को डी गामा को गुजरात का जो एक रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति था उसका नाम था अब्दुल मनीद। उसने भी इसका सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और उसके बाद कह रहा है फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो है भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल वायसराय बना। 1509 में बनता अल्फांसो द अल्बुकर्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये गवर्नर को तो निश्चित रूप से याद रखेंगे, वायसराय को। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। और अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है इसने ही क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर जो कर्नाटक के क्षेत्रों में है उनका शासक था यूसुफ आदिल शाह और उनसे गोवा छीन करके अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में खोली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगाली कोचीन में खोला था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सन थोम्बे। दक्षिण और पूर्वी तट यानी कोरामंडल तट जो है उन साइड कह रहा है कि पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, वो था सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। सबसे पहले भारत में कौन आया, तो पुर्तगाली आया। और पुर्तगाली में कौन आया पहले, तो वास्को डी गामा। याद रखेंगे कब, तो 1498 में। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच लोग आते हैं। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। तो पहली बार ये सुमात्रा द्वीप जो है जैसे इंडोनेशिया का, वहां पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, यानी कोठी को फैक्ट्री कहा जाता था उस समय, 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, मुसलीपट्टनम में, डच लोगों ने। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी जो था वो पुलकिट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ढाला और पुलकिट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। तो स्वर्ण सिक्के जो होते थे उसको पेगोडा कहा जाता था, उसको ढाला और पुलकिट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र, यानी उनकी जो गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां होती है, आयत से होती थी, प्रशासनिक होती, सारा यही होता था। अब चलिए कंपनी, अंग्रेजी कंपनियों का नाम और उनका स्थापना वर्ष इनको देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया इसलिए कहा जाता है कि पूर्व के क्षेत्रों में, आप जब पुर्तगाल से देखेंगे तो भारत पूर्व के क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित होती है और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में स्थापित होती है। तो सबसे लास्ट वाला जो है उनको याद रखेंगे, पुर्तगाली वाला जो है सबसे पहला जो है उनको याद रखेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विशेषकर ये तीनों को याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। डच लोग जब भारत में अपनी शासन की स्थापना करता है तो कह रहा है प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी, उद्योग में जो काम करते थे उनको वेतन दिया जाता था, उसे पहले कोई नहीं देता था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध में हुआ था। कह रहा डच जो था, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन, डच जो भारत से गायब कब हो गया, तो 1759 ईस्वी में, क्योंकि बहुत सारी जो यूरोपीय कंपनियां आ गई उन्हीं से इनकी लड़ाई हो रही थी और अंत में जाकर के अंग्रेज एवं डच के बीच बेदरा का युद्ध होता है। इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेज जीत जाता है और डच यहाँ से चला जाता है। तो
अंग्रेज जब भारत आता है तो अंग्रेज की मंशा ये थी, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, उसकी नौसैनिक भी तगड़ी थी, इसलिए किसी भी यूरोपीय कंपनियों को वो यहाँ स्टेबल होने नहीं देना चाहता था। और जो स्टेबल हो रहा था उनको वो कमज़ोर करने का प्रयास करता था, उनसे युद्ध लड़ता था, उनको यहाँ से हराता था और भगा देता था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। रानी एलिजाबेथ जो थे वो महारानी हुआ करती थी, यानी सरकार की एक मालिक होती थी और जो सर्वोच्च मालिक होती थी, और उसने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया, लाइसेंस दिया कि आप पूरब के क्षेत्रों में जाकर के व्यापार करो, ईस्ट के क्षेत्रों में। इसलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और ये कब मिला? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो शुरू में जो कंपनी बना था तो कई लोगों को मिला करके बना था, इसलिए इसमें जो साझेदार की संख्या थी वो 217 लोग थे और पहला जो इसका गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। पहला अंग्रेजी व्यक्ति जो मुगल दरबार में आता तो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। क्योंकि 1609 में मुगल बादशाह जहांगीर था, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो शासक बनता है जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था उसका नाम रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आता है और उसके बाद कह रहा है 1611 ईस्वी में व्यापारी कोठी की स्थापना सर्वप्रथम सबसे पहले मछलीपट्टनम में करता है, दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर। यानी मछलीपट्टनम जो है ये कोरामंडल जो तट है, आंध्र प्रदेश साइड का जो तट है, उड़ीसा का जो साइड का तट है, इस साइड में करता है। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। जहांगीर जो मुगल बादशाह था वह 1613 में क्या करता है, एक फरमान जारी करता है, राजा का आदेश कहिए, जिनको फरमान को आदेश कहा जाता था, और अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारी कोठी यानी सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की इजाजत देता है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया। दोनों डाटा याद है। तो पहले तो अंग्रेज पूरब में खोलता है कोरामंडल तट के साइड 1613 में मछलीपट्टनम में, और दूसरा खोलता है वो 1611 में खोलता है वो मछलीपट्टनम में, और 1613 में व्यापारी कोठी खोलता है पश्चिमी तट पर, मालाबार तट जो है गुजरात साइड में, सूरत में खोलता है। तो दोनों डाटा याद रखेंगे। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि वो सूरत में तो पहली बार 1608 में प्रयास किया था, लेकिन 1608 में वो सफल नहीं हो पाए थे। 1611 में वो स्थापित किया था सूरत में। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो यानी सर टॉमस रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता, याद रखेंगे। 15 में भेजता है, 15 में आता है और 19 तक वो रहता है जहांगीर के दरबार में। रो यानी सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुरम जिसको शाहजहां कहा जाता था, अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुए। जब सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और जहांगीर के बाद शासक बनता है शाहजहां, तो ये दोनों से वह ये अनुमति ले लेता है, ये परमिशन ले लेता है कि उन्हें भारत में व्यापार करने की छूट मिलनी चाहिए, और ये लोग दे देते हैं, जहांगीर और शाहजहां दोनों दे देते हैं। उसमें सफल हुआ वो। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पेगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए, अंग्रेज धीरे धीरे अपनी व्यापारिक गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ा रहा है। गोलकुंडा के शासक था, सुल्तान था, और वह क्या करता है 1632 में अंग्रेजों को कहता है कि मैं आपको ये परमिशन देता हूँ कि आप गोलकुंडा राज की जो बंदरगाह है वहाँ से आप स्वतंत्र व्यापार करिए, सामान को लाना ले जाना ये सब आप कम करिए, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स होगा 500 पेगोडा वार्षिक कर। एक वर्ष में 500 पेगोडा लिया जाता था टैक्स के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। करा 1639 ईस्वी में अंग्रेज के जो राजा थे फ्रांसिस डे था, अंग्रेज जो ये अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या किया, चंदगिरी का राजा था और उनसे मद्रास को पट्टे पर यानी एक ठेका के रूप में ले लेता है, और वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण कर देता है और उनको कोठी के रूप में तब्दील कर देता है अंग्रेज के द्वारा मद्रास को लेने के बाद। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और इस कोठी का नाम अंग्रेज रखता है फोर्ट सेंट जॉर्ज।
और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में यानी बाद में कोरामंडल तट पर अंग्रेज का मुख्यालय बन जाता है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरामंडल तट पर है यानी पूर्वी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश साइड। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। कारा 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी, उसका नाम था कैथरीन, और ब्रेगेंजा, कभी कभी कैथरीन ही पूछा जाता है उनका, और ब्रिटेन के राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का विवाह होता है और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान करता है। और इस विवाह जो ये अंग्रेज राजकुमार जब करता है पुर्तगाली राजकुमारी से, तो पुर्तगाल का तो पहले से ही मुंबई पर कब्जा था। तो पुर्तगाली क्या करता है, जो बंबई जो भारत का है वो उनको दहेज के रूप में दे देता है चार्ल्स द्वितीय को। अब ये मुंबई जो है अंग्रेज के अधीन हो गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहा था, तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 10 पाउंड की वार्षिक किराए, एक वर्ष का 10 पाउंड, उस समय 10 पाउंड बहुत मोटी रकम हुआ करता था, तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर वो बंबई क्या करता है, चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज को दे देता है। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। अब देखिए, जो 16 से 11 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत को व्यापारिक कोठिया स्थापित किया था सूरत में, अब वहीं कह रहा है 1687 में अंग्रेज क्या करता है, पश्चिम तट का जो मुख्यालय सूरत में था वहां से हटा करके वो क्या करता है, बंबई में स्थापित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। गेराल्ड ऑंगियर 1669 से लेकर 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। तो याद रखेंगे, गेराल्ड ऑंगियर ने बंबई शहर की स्थापना करता है। बंगाल का शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। खरा बंगाल का शासक था शाह शुजा, उसने सबसे पहले 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे देता है बंगाल के क्षेत्रों में। इस अनुमति को निशान कहते थे, यानी ये जो अनुमति था उसको निशान कहा जाता था। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानदी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर ली और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अब देखिए, बंगाल के क्षेत्रों में जब इन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद ये क्या करता है, 3 गांव सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी भी प्राप्त कर लेता है 1200 रुपये की टैक्स देकर के, और इन क्षेत्रों में क्या करता है, फोर्ट विलियम की स्थापना कर देता है। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुआ और चार्ल्स आयर जो था उसको प्रथम प्रेसिडेंट बनाता है फोर्ट विलियम का, जो कलकत्ता के क्षेत्रों में है। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चरनाक ने रखी थी। बाद में यही फोर्ट विलियम, यहीं पर कलकत्ता शहर की स्थापना होती है, नगर की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना जॉर्ज चरनॉक के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, पूछे जाएंगे। जॉर्ज चरनॉक ने किस शहर की स्थापना की थी, कलकत्ता की। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, तो जॉर्ज चरनॉक ने की थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी है, फ्रैंक केरो जो फ्रांसीसी अधिकारी थे, उनके द्वारा सूरत में स्थापित किया जाता है 1668 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रीक्वेंस मार्टिन ने बालीकोंडपुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। फ्रांसीसी गवर्नर के निर्देशक थे फ्रीक्वेंस मार्टिन, उसने क्या कह रहा है, बालीकोंडपुर के जो सूबेदार थे शेर खान लोधी, उसे पुदुचेरी प्राप्त कर लेता है और उसी का नाम बाद में पांडिचेरी पड़ता है। तो पांडिचेरी किसके अधीन आ गया, तो फ्रांसीसियों के अधीन आ जाता है। कब, 1674 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध चल रहा था। 1748 ईस्वी में हुई एला सेपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है, यह युद्ध एला सेपल की संधि के माध्यम से समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही भारत का भी प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। याद रखेंगे, एला सेपल का संधि किन देशों से जुड़े हुए हैं, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध फिर होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, लेकिन इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व जो कर रहा था वो डुप्ले कर रहा था
और इस युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं अंग्रेजों से, यानी डुप्ले हार जाते हैं। और जब वो हार जाता है तो उसे वापस बुला लिया जाता है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा, और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। याद रखेंगे, जब डुप्ले हारता है किसी युद्ध में तो दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से लेकर 1754। उसके बाद किनको बनाया गया फ्रांसीसी गवर्नर? तो गोडेहू को बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में के साथ युद्ध विराम हुआ। पौंडीचेरी की संधि होती है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1755 ईस्वी में, और इसी युद्ध के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश है। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त होता है। तो याद रखेंगे किस युद्ध में कौन सी संधि हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं पीसीएस के एग्जाम में। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है इस तरह के प्रश्न पूछने की। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बॉन्डीवासा की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है। करा 1760 ईस्वी में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कर रहा था सर आयरकुट, और बॉन्डीवासा की लड़ाई में फ्रांसीसी को, और बॉन्डीवासा की जो लड़ाई होती है इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से हार जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपना कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दीजिए। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेता है। उसके बाद क्या करता है अंग्रेज? फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीन लेता है। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया। कह रहा है 1763 में पेरिस संधि जब होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, तो चंदनगर को अंग्रेज छोड़ करके शेष जितना प्रदेश था वो फ्रांसीसियों को लौटा देता है, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे, लेकिन 1749 तक तो फ्रांसीसियों के कब्जे में थे, और उसके बावजूद भी भारत जब आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद भी वो क्षेत्र अंग्रेज के कब्जे में ही रहे। बाद में भारत सरकार उसे अपने अधीन कर लेता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।